हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC ABCD में। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब क्योंकि समय ज़्यादा दिन बचा नहीं है, 60 डेज़ के आसपास बचे हुए हैं, तो आप जोर शोर से इस तैयारी में लग जाए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम आधुनिक भारत से ठीक है इस वीडियो में हम आधुनिक भारत से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए। ठीक है, जो मेगा टेस्ट सीरीज 1 हुआ था, मेगा टेस्ट 1, ठीक है, मेगा टेस्ट नंबर जो 1 था उसका हमने फर्स्ट वीडियो में हमने 1 से लेके 15 तक का क्वेश्चन किया था। ठीक है, इसके बाद हम 16 से लेके 25 तक का क्वेश्चन किए थे। इसके बाद 25 से लेके हम 35 तक का क्वेश्चन किए थे 3 वीडियो में। ये जो फोर्थ वीडियो है जिसमें हम 25 से 35 तक, अब 36 से लेके हम 50 तक के टोटल 15 क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। हो सकता है ये वीडियो आधे घंटे से अधिक के भी हो जाए, लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें जो 15 क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जिसको राकेश सर ने सेट किया हुआ है। ठीक है, और इस वीडियो में भी हम भरपूर फैक्ट को ऐड करेंगे। तो इस वीडियो को अगर आप पैसेंस के साथ आधा घंटा देख लेते हैं तो आपको एक बहुत ही ज़्यादा रिवीजन हो जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है वो भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम अपना वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर, जो कि आज के वीडियो के लिए फर्स्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, सहायक संधि में शामिल राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम सहायक संधि के बारे में अच्छे से पढ़े आधुनिक भारत में, चलिए उसके बारे में भी हम जानेंगे और देखते हैं कि सहायक संधि की नीति के अंतर्गत ये क्या क्या इसमें सही कथन दिए हुए। इसमें 3 कथन दिया है, इसमें से कौन कौन सा कथन सही है उसके बारे में हमको पता करना है। तो पहला है, अंग्रेज अपने सहयोगियों को केवल बाहरी खतरों से बचाने के लिए ही उत्तरदायी होंगे। क्या ये सही है? तो नहीं, ये गलत हो। ठीक है, क्योंकि सहायक संधि में शामिल हो जाने के पश्चात जो अंग्रेज होते थे, जो ब्रिटिश कंपनी होती थी, अपने सहयोगियों को बाहरी खतरों के साथ साथ जो आंतरिक खतरे होते हैं या बाहरी आक्रमण के साथ साथ जो आंतरिक आक्रमण होते थे, ठीक है, आंतरिक आक्रमण, उन सबसे भी बचाने का कार्य होता था। ठीक है, ये पहला जो है गलत हो जाएगा। दूसरा, सहयोगी केवल अंग्रेजों की अनुमति से युद्ध में संलग्न हो सकते थे। बिल्कुल सही है, उनको युद्ध में अनुमति लेने की आवश्यकता होती थी। तीसरा, सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम ने इस संगठन को स्वीकार किया था। ये भी सही है। ठीक है, हालांकि जो ये सहायक संधि हुई थी वो 1765 के आसपास जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय भी देखने को मिलता है, बट जब ये व्यवहारिक रूप से लागू हुआ उसके बाद जो हैदराबाद के जो निजाम थे वो सबसे पहले सहायक नीति को एक्सेप्ट किए थे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो है कथन नंबर 2 और 3 बिल्कुल सही है। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इसके सहायक संधि के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो सहायक संधि था उसका सबसे पहले जो प्रयोग किया था एक फ्रांसीसी गवर्नर था, फ्रांसीसी गवर्नर, जिसका नाम था डुप्ले। ठीक है, डुप्ले ने ही सबसे पहले सहायक संधि की नीति लाया था। इसमें क्या करता था वो कि भारतीय राजाओं की सहायता करता था और बदले में वो धन लेता था। ठीक है, ये जो इसकी शुरुआत किसने किया था? डुप्ले ने किया था सर्वप्रथम। लेकिन ये व्यवहारिक रूप से जो लागू करने वाला था जो अंग्रेज था वो था 1798 में लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली जो था वो सबसे पहले ये डुप्ले की जो सहायक संधि की जो नीति थी उसको व्यवहारिक रूप से लागू करने का कार्य कौन किया था? लॉर्ड वेलेजली ने किया था। ठीक है, सहायक संधि का सिंपल सा अगर मतलब ये होता था कि यदि 2 या 2 से अधिक शक्तियों के बीच में अपने आप की सुरक्षा प्रदान करना, एक ऐसा समझौता अपनाना जिसकी वजह से क्या बोलते हैं, हम सुरक्षित रहे। मतलब 2 बड़ी बड़ी अगर शक्तियां हैं तो उनके बीच में एक तीसरी कंपनी जो है, मतलब 2 बड़ी बड़ी शक्तियां हैं उनके बीच में जो छोटी शक्ति है वो पीस ना जाए, उससे वो बचाने के लिए, खुद के लिए क्या करता था, अपने आप को बचाने के लिए वो सहायक संधि में भाग ले लेता था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हो गया, ये जो भारतीय राजा होते थे सहायक संधि कर तो लेते थे लेकिन बाद में उनकी यह व्यवस्था हो जाती थी, क्योंकि अंग्रेजों की यह नीति ऐसी थी कि उनको विवश कर देना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जो ये सहायक की संधि की नीति, तो यहाँ तो समझ में आ गया कि 1798 में वेलेजली ने व्यवहारिक रूप से उसे लागू किया। तो ये सहायक की संधि जब हुई थी, सहायक संधि, तो इसमें सबसे पहले शुरुआत तो 1798 में हुआ। हमने देखा कि हैदराबाद के जो निजाम थे वो सबसे पहले ये किए थे। कब किए थे? तो 1798 में। ठीक, 1798 में हैदराबाद के निजाम सबसे पहले इसको एक्सेप्ट किए थे। इसके बाद अगर देखेंगे तो मैसूर, ठीक है, मैसूर जो था, मैसूर राज्य 1799 में। मैसूर के बाद जो तंजौर था वो भी 1799 में ही, लेकिन मैसूर पहले और तंजौर बाद में आया। ठीक है, इसके बाद जो अवध के नवाब थे वो 1801 में सहायक संधि को अपनाए थे। जो पेशवा होते थे, ठीक है, पेशवा 1802 में। इसके बाद जो बरार के भोसले होते थे, भोसले वंश वाले, ठीक है, वो लोग 1803 में। जो सिंधिया लोग थे, सिंधिया, ठीक है, ये 1804 में। तो आप ये सीक्वेंस को भी याद रख सकते हैं। कई बार से एग्जाम में पूछ देता है कि कौन सा पहले, उसके बाद कौन, मतलब सहायक संधि की नीति को अपनाया था। इसलिए अगर आपको और याद रखना है तो रख सकते हैं कि जो इंदौर के होलकर वंश साम्राज्य वाले जो थे, इंदौर के होलकर, ठीक है, ये लोगों ने सहायक संधि की नीति को अपनाने से मना कर दिया था। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। और एक चीज़ याद रख सकते हैं क्या कि मैंने क्या बताया था शुरुआत में कि बक्सर का युद्ध जब हुआ था 1764 में, इसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। ठीक है, तो उस समय जो अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, वो भी क्या किया था, रॉबर्ट क्लाइव के साथ सहायक संधि किया था। तो वहाँ पर भी एक बार सहायक संधि देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में इतना ही। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 37 और आज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से आंदोलनों पर विचार करिए और आरोही क्रमानुसार कौन कौन सा सही हमको देखना है कि सबसे पहले विद्रोह कौन हुआ था, फिर उसके बाद कौन हुआ था, हमको देखना है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ईयर कौन से साल में हुआ था। जैसे जो मोपला विद्रोह था ये एक्चुअली में 1836 में शुरुआत हुआ था, लेकिन 1921 के आसपास भी इसको देखने को मिलता है। ठीक है, ये वाला डेट को भी इसमें लेकर चलना है। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह हमको पता है कि कब हुआ था, 1928 ईस्वी में हुआ था।
बारदोली सत्याग्रह। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह हमको पता है 1917 में गांधी जी आए थे, तो सबसे पहले जो सत्याग्रह किए थे चंपारण सत्याग्रह किए थे 1917 में। नमक सत्याग्रह हमको पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय सन 1930 के आसपास किए थे, ठीक है। तो यहाँ से आप इन डेट के अकॉर्डिंग अगर हम अरेंज करना चाहें तो सबसे पहले आप क्या देख सकते हैं कि सबसे पहले जो चंपारण सत्याग्रह था, ठीक है, वो सबसे पहले 3 नंबर वाला पहले आएगा, तो 3 नंबर वाला पहले इसमें आ रहा है तो ये सही हो जाएगा। तो सबसे पहले चंपारण विद्रोह 1917 में, इसके बाद मोपला विद्रोह 1921 में, इसके बाद दूसरा है जो बारदोली सत्याग्रह 1928 में और नमक सत्याग्रह 1930 में, तो ये वाला सही हो गया, ठीक है। अब जैसे मोपला विद्रोह कब हुआ था, जैसे मोपला विद्रोह जब 1921 के आसपास हुआ था, एक्चुअली क्या था 1836 में ही इसकी शुरुआत हो जाती है, लेकिन 1921 में खिलाफत आंदोलन के समय और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं। तो खिलाफत आंदोलन एक्चुअली जो मुस्लिम जो लोग हुआ करते थे उनके साथ जो ज़्यादा मजबूत मुस्लिम हुआ करते थे, जो ज़्यादा धनी लोग उनको दबाने का कार्य करते थे, ठीक है। तो वहाँ पे एक मोपला विद्रोह हुआ था, ठीक है। आई थिंक ये केरला में हुआ था, ठीक है, केरला में। इस बार एक बार इसको कंफर्म कर लेना आप, ठीक है। तो 1921 में हुआ, तो जो खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे जैसे शौकत अली, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये सब इसका सपोर्ट किए थे। कौन कौन? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के बाद शौकत अली, शौकत अली के बाद अगर याद रखें तो अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, मौलाना आज़ाद भी शॉर्ट में लिखा जाए, ये सब जो है ये मोपला विद्रोह का सपोर्ट किया था 1921 में। बारदोली सत्याग्रह 1928 के अंदर में हुआ था, ठीक है। ये जो लगान उस समय जो था किसानों के ऊपर ज़्यादा लगाया जा रहा था, ठीक है ना। तो बारदोली के जो किसान थे वो आंदोलन कर रहे थे, ठीक है। तो इस लगान के वृद्धि को रोकने के लिए उसके विरोध में बारदोली आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने इसमें वल्लभ भाई पटेल को कहा कि भाई आप इसमें जाकर हेल्प करिए। तो वल्लभ भाई पटेल जो है वो इस बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व करते हैं, और बारदोली सत्याग्रह के समय ही जो महिलाएं थी वल्लभ भाई पटेल को ठीक है, चलिए ठीक है, इसमें इतना ही। इसके बाद आ गया चंपारण विद्रोह। तो हमको पता है कि बिहार में उस समय 3 कठिया प्रथा था, ठीक है, 3 कठिया प्रथा, मतलब जो जितना भी जमीन होता था उसका 3 कट्ठा में उनको नील की खेती करना आवश्यक ही हो गया था। तो इसके विद्रोह में भी गांधी जी ने चंपारण आंदोलन चलाया था, चंपारण सत्याग्रह चलाया था 3 कठिया प्रथा के विरोध में। और नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था, जब अंग्रेजों ने नमक के ऊपर भी कर लगा दिया, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ, गांधी जी ने एक नमक सत्याग्रह की शुरुआत किया था। हुआ था ये कि 1930 के आसपास गांधी जी ने, क्योंकि गांधी जी की एक पत्रिका थी जिसका नाम था यंग इंडिया, ठीक है, गांधी जी की एक पत्रिका थी जिसका नाम था यंग इंडिया। यंग इंडिया में गांधी जी ने उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, ठीक है, 1930 में जो वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन से 11 सूत्रीय मांग किया उन्होंने, 11 सूत्रीय मांग, मतलब 11 चीज़ें थी उसमें डिमांड किया गांधी जी ने, ठीक है। परंतु जो ब्रिटिश सरकार थी इनकी बात को सुना नहीं, अनसुना कर दिया, ठीक है। तो उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन थे, और जो ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। ये दोनों को आपको याद रखना है। तो इन्होंने क्या किया, जब गांधी जी को इस 11 सूत्रीय मांग पर कोई भी सकारात्मक प्रभाव जब देखने को नहीं मिला, तो 14 फरवरी 1930 को गांधी जी ने 14 फरवरी 1930 को महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में, साबरमती आश्रम गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है, साबरमती नदी के किनारे है। तो इस आश्रम में कांग्रेस की कार्यकारिणी सभा का एक क्या बोलते हैं एक बैठक बुलाया, ठीक है, साबरमती आश्रम में 14 फरवरी 1930 को। और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन हम चलाएंगे, ठीक है ना। इसके तहत क्या किया कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम में अपने 78 अनुयायी, कितना याद संख्या रखना, 78 अनुयायियों के साथ पैदल चलना शुरू करते हैं। और 240 मील चलने के बाद गुजरात में समुद्र के किनारे एक जगह है, गांव का नाम है दांडी, ठीक है। दांडी पहुंचते हैं 5 अप्रैल 1930 को, ठीक है, 5 अप्रैल 1930 को, ठीक है। और फिर बाद में 6 अप्रैल 1930 को एक मुट्ठी नमक उठाते हैं समुद्र किनारे से और नमक कानून तोड़ते हैं। इसे ही हम नमक सत्याग्रह का नाम देते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप देख रहे हैं कि नमक सत्याग्रह की जो शुरुआत हुआ था दांडी से, दांडी मार्च भी कहते हैं, ठीक है, दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। शुरू कब हुआ था, तो ये 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को जाके ये खत्म होता है। और वहीं पे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी हो जाती है। तो आप यहाँ से देखेंगे तो 18/6/24 दिन में गांधी जी दांडी पहुंचे थे और नमक बनाकर नमक कानून को इन्होंने तोड़ा था। तो यहाँ पे आप इसको समझ में आ गया पूरे के बारे में, और यहाँ पे इसको हम अरेंज भी कर दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार कालक्रम में हमको सजाना है, ठीक है। तो पहले इन सबको अरेंज करने से पहले हमको इनका जो स्थापना का डेट है वो हमको याद होना चाहिए। तो पहले है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना सन 1851 ईस्वी में हुआ था। और इसके जो संस्थापक थे राधाकांत देव, ठीक है, नाम याद रखना है आपको, राधाकांत देव, ठीक है। राधाकांत देव की अध्यक्षता में 1851 में कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था, ठीक है। इसके अन्य सदस्यों में अगर देखेंगे तो देवेंद्र नाथ टैगोर, राम गोपाल घोष, कृष्णदास पाल इत्यादि लोग थे, ठीक है ना, इतना याद रखना है। दूसरा है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो स्थापना था 1866 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने इसे लंदन में किया था। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था। बॉम्बे एसोसिएशन की भी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था 1852 में, ठीक है, 1852 में दादा भाई नौरोजी ने ही किया था।
ठीक है। चलिए इसके बाद ये इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किया गया था। ठीक है, सारे डेट को आपको याद रखना, तब कालक्रम के अकॉर्डिंग आप इसको अरेंज कर पाएंगे। इसकी जो स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, ठीक है। और साथ इनके थे आनंद मोहन बोस भी इनके साथ थे, लिख देता हूँ यहाँ पे, आनंद मोहन बोस, ये दोनों ने मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में किए थे। ठीक है, ये कहाँ, कलकत्ता के अंदर ही किया गया था, कलकत्ता। ठीक है, ये जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं इनको ना राष्ट्रगुरु कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है, राष्ट्रगुरु। और गुरुदेव जो है रविन्द्रनाथ टैगोर है, लेकिन राष्ट्रगुरु सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जो आनंद मोहन बोस हैं, आनंद मोहन बोस ने भी एक क्या बोलते हैं कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किया था, याद रख सकते हैं आप, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन का स्थापना भी इन्होंने 1875 में किया था, इसे 1875 के अंदर ही। अब देखिए इसको अरेंज करते हैं कि इसको हमको सही क्रम में अरेंज करना है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में, ईस्ट इंडिया 1866 में। तो सबसे पहले जो वन वाला है, तो वन तो ये दोनों में है, 51 के बाद 52, 1 के बाद 3, तो ये सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में था, उसके बाद बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में, उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, और फिर लास्ट में इंडियन एसोसिएशन था जो कि 1876 में। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 39 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारतीय नेशनल कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना 1875 में बंबई में हुआ था, ये तो कथन बिल्कुल सही है। जैसे कि हमको पता है कि 28 दिसंबर 1885 को एक अवकाश प्राप्त आईसीएस अधिकारी होते हैं जिनका नाम होता है ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इन्होंने क्या करते हैं कि 1885 में, 28 दिसंबर 1885 को बंबई में एक स्थापना करते हैं, एक संस्था की स्थापना करते हैं। प्रारंभ में उसका नाम रहता है भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसे बाद में दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया जाता है। ठीक है, और यूएनसी नहीं होगा, आईएनसी होगा। ठीक है, इसका आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, डब्ल्यू.सी. रमेश चंद्र बनर्जी थे, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो इसका जो पहला बैठक हुआ था वो हुआ था जो बंबई के, ठीक, 1885 में इसका पहला बैठक हुआ था। तो बंबई में ग्वालिया टैंक, ठीक है, बंबई में ग्वालिया टैंक के में एक कॉलेज स्थित है जिसका नाम है गोकुल दास संस्कृत कॉलेज। ठीक है, यहीं पे इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन गोकुल दास तेजपाल संस्कृत है, पूरा नाम भी याद रख सकते हैं। ग्वालिया टैंक में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है, यहाँ पे प्रथम बैठक हुआ जिसमें कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है, कितने सदस्यों ने, 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ में आया। तो यहाँ पे दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा सी होगा। एक डेट अगर आप एक चीज़ याद रख सकते हैं तो और याद रखिए कि जब 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुआ तो उस समय जो वायसराय था जिसका नाम था डफरिन, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। एक और नाम याद रखिए कि एक सर सैयद अहमद खां थे, सर सैयद अहमद खां। ठीक है, ये कभी भी कांग्रेस से संबद्ध नहीं थे। ठीक है, कांग्रेस से कभी भी संबद्ध नहीं थे, कांग्रेस से संबद्ध नहीं थे, कांग्रेस से कोई भी संबंध इनका नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। ये बिल्कुल अलग है। अगर एग्जाम में कई बार से पूछ देगा कि 4 ऑप्शन देखे कि इनमें से कौन ऐसे थे जो कि कांग्रेस से संबंध नहीं थे, तो सर सैयद अहमद खां। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 40 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड में नेतृत्व करता दिया है कि कहाँ पर किसने नेतृत्व किया और राइट साइड में स्थान दिया, तो उसको हमको सुमेलित करना है या नहीं, कौन कौन सा इसमें सुमेलित है, सुमेलित को पहचानना है। ठीक है, तो पहला है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक तो महाराष्ट्र के आसपास इलाके में ही सक्रिय रहते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा अजीत सिंह भी पंजाब के क्षेत्र में ही सक्रिय रहते हैं। ठीक है, सर हैदर रजा, नहीं ये गलत है, सर हैदर रजा जम्मू कश्मीर में नहीं, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में ये सक्रिय रहते हैं। तो जो शुरुआत में जो स्वदेशी आंदोलन होता है, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन में तो दिल्ली में नेतृत्व करने वाले जो होते हैं वो कौन होते हैं, सर हैदर रजा होते हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छा इंडियन पेंटर थे। ठीक है, याद रखना, आप लोग रख सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा ये पेंटर थे, पेंटिंग का काम करते थे और साथ ही साथ दिल्ली में सक्रिय रहते थे स्वदेशी आंदोलन के समय। ठीक है, तो ये गलत है। चौथा चिदम्बरम पिल्लई, ये भी बिल्कुल सही है, ये मद्रास प्रेसिडेंसी में सक्रिय रहते थे। तो यहाँ पर 1, 2 और 4 जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये काम हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में तो उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, जेम्स बोल्ट और रेडक्लिफ। इसका सही आंसर होगा क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। देखिए, एक हमको आज़ादी के कई बार से एग्जाम में पूछता है कि आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, देश की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, ये भी पूछता है। याद रखना है आपको, जे.बी. कृपलानी। ठीक है, हालांकि 1947 में क्या बोलते हैं कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। ठीक है ना, कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था दिल्ली के अंदर। उस समय जो उसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। इस चीज़ को भी याद रख सकते हैं,
ठीक है, डॉक्टर क्या बताया कि कांग्रेस के मतलब आज़ादी, देश की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, परंतु 1947 के अंदर एक कांग्रेस का विशेष अधिवेशन दिल्ली के अंदर हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। जैसे विंस्टन चर्चिल, ठीक है, इसका आंसर तो क्लीमेंट एटली है। विंस्टन चर्चिल के बारे में आपने सुना होगा, इन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, अर्धनग्न फकीर, ठीक है, याद रखिए इसको। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक, 1939 से लेकर 1945 तक, तो उस समय ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर था वो विंस्टन चर्चिल भी था, ये भी याद रख सकते हैं। जेम्स बोल्ट तो पता नहीं कुछ है होगा कोई, बट रेड क्लिफ के बारे में आप जानते होंगे, रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ लाइन के बारे में जानते हैं कि पाकिस्तान और मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन है जिसको हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इन्होंने रेड क्लिफ जो थे एक तरह का वास्तुकार थे, ठीक है, इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि भारत और पाकिस्तान के में 1947 के बाद एक विभाजन रेखा खींचे, जिसको हम रेड क्लिफ नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो 17 अगस्त 1947 का आपको डेट याद रखना है, इस दिन भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा खींचा गया था, रेड क्लिफ के द्वारा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, इस क्वेश्चन के लिए इतना ही टैक्टिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद और लाला हरदयाल, ठीक है। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। जैसे हमको पता है कि 1893 में जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए, दक्षिण अफ्रीका गए, तो साउथ अफ्रीका में जाने के बाद सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत किया, ठीक है। तो सत्याग्रह की शुरुआत करने के समय 1904 ईस्वी में एक फिनिक्स आश्रम की शुरुआत किया था, फिनिक्स फॉर्म भी कहते हैं, इसकी स्थापना किया था 1904 में कहाँ? डरबन के पास, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने किया था। पहली बार सत्याग्रह भी गांधी जी ने 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही किया था, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला कि सत्याग्रह का, अहिंसा का सबसे पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के अंदर किया था। इसके बाद भारत आके सबसे पहले सत्याग्रह 1917 में कहाँ किया था? चंपारण सत्याग्रह किया था, ठीक है। चलिए इतना इसमें समझ में। जवाहरलाल नेहरू तो जानते हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और स्वतंत्रता आंदोलन में इनका कितना योगदान है हम सब जानते हैं। फिर इसके बाद मौलाना अबुल कलाम, ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो थे, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद हुए थे। इसके बाद लाला हरदयाल के बारे में आपने सुना होगा कि 1913 में इन्होंने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, लिख देता हूँ आपका नाम, सैन फ्रांसिस्को में, कब? 1913 में, ठीक है, 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने एक गद्दार पार्टी की स्थापना किया था, ठीक है, गद्दार पार्टी की स्थापना किया था इन्होंने, ठीक है। इस गद्दार पार्टी का जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो सोहन सिंह भाखना को बनाया गया था, सोहन सिंह भाखना, और इसके जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो खुद लाला हरदयाल को बनाया गया था। ये एक्चुअल में इसका उद्देश्य ये था कि जो विदेश में भारतीय रहते हैं उन सबको एकत्रित करना है, ताकि हमारे देश भारत को आज़ाद किया जा सके, बाहर रहते हुए भी देश को आज़ाद किया जा सके, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। विदेश में स्थित भारतीयों को अपने देश को आज़ाद करने में उनका योगदान चाहिए था, इसलिए लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसका गद्दार पार्टी की स्थापना किया था, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है पूना समझौता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है पूना समझौता के बारे में। पूना समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। 3 कथन दिया हुआ है, इसमें कौन कौन से कथन जो है सही है बताना। पहला, इसमें दलित वर्ग को हिंदू के अंतर्गत मानते हुए पृथक निर्वाचन प्रक्रिया को स्वीकार कर दिया गया, नहीं, गलत, ठीक है। ये पहला वाला जो 43 का ये गलत है, ठीक है। दूसरा, अभी बताऊंगा इन सब के बारे में। दूसरा, दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय सेवाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था करना, बिल्कुल सही है। तीसरा, ब्रिटिश सरकार ने इस समझौते को अस्वीकृत कर दिया, ठीक है, ये भी गलत है, ऐसा कुछ है ही नहीं, केवल 2 यहाँ पर सही है। इस प्रकार जो इसका आंसर है वो भी है। चलिए पूना समझौता क्या है हम उसके बारे में बताते हैं। जैसे कि हमको पता है कि 1932 में एक सांप्रदायिक पंचाट लाया गया था, सांप्रदायिक पंचाट, इसको हम कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं, कम्युनल अवार्ड, ठीक है। ये लाया गया था उस समय के 1932 के आसपास। जो पीएम थे ब्रिटेन का, जिसका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने ही ये सांप्रदायिक पंचायत को लाया गया था। इसके अंतर्गत जो प्रत्येक जितने भी तरह के अल्पसंख्यक समुदाय थे उन सबको उनके लिए सीटों का संरक्षण प्रदान किया, उनके लिए सीट को सुरक्षित किया गया, ठीक है। साथ ही साथ उन सबके लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की भी स्थापना किया गया। क्या क्या? जो अल्पसंख्यक थे, ठीक है, अल्पसंख्यक थे, उनके लिए सीट को भी रिजर्व किया गया, साथ साथ उनके लिए सांप्रदायिक या फिर बोल दीजिए कि पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना किया गया, पृथक निर्वाचक मंडल, ठीक है। मतलब जो जिस धर्म के होगा वो उस धर्म के जो सदस्य होगा उसको वोट देगा, ठीक है। और क्या क्या किया गया इसके अंदर? जैसे कि हमको पता है कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सबको लिख देता हूँ, मुस्लिम, सिख, ईसाई के साथ साथ जो और भी दलित वर्ग थे, ठीक है, ठीक है, मतलब मुस्लिम, सिख और ईसाई के साथ साथ जो दलित वर्ग थे, जो हिंदू दलित वर्ग थे, उनको भी क्या किया गया? अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया, ठीक है। उस समय जो दलित वर्ग के नेता थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। समझ में आएगा कि सांप्रदायिक पंचायत का क्या कार्य था। 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाया गया। इसमें अल्पसंख्यकों को सीटों का संरक्षण प्रदान किया गया और उनके लिए पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया। मुस्लिम, सिख और ईसाई के साथ साथ जो हिंदू दलित वर्ग के लोग थे उनको भी हिंदू से अलग कर दिया गया। तो दलित वर्ग का नेतृत्व करता कौन थे? BR अम्बेडकर। अब इन सब की वजह से, इन सब के विरोध में, क्योंकि हिंदुओं दलित वर्ग को हिंदू से अलग कर दिया गया था और उनके लिए क्या किया जा रहा था? उनके सीटों को संरक्षण करने के साथ साथ दलितों के लिए भी एक पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना कर दिया जा रहा था। इन सब के विरोध में गांधी जी उस समय जो यरवदा जेल में थे, ठीक है, यरवदा जेल में थे, तो यरवदा जेल के अंदर ही 20 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी आमरण अनशन की
प्रतिज्ञा कर लेते हैं, ठीक है, आमरण अनशन, कि जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक हम अनशन ही करेंगे। क्यों? ताकि इस तरह का जो पंचायत दलित वर्गों के लिए लाया गया था वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन देख के, क्योंकि अब महात्मा गांधी और ये बी आर अम्बेडकर के बीच में एक समझौता होना जरूरी था, इसके लिए मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इन सभी बड़े नेताओं ने भरसक प्रयास किया ताकि गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में एक समझौता हो, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में एक बैठक होता है, इसे ही हम पूना समझौता कहते हैं, ठीक है। ये पूना समझौता किसके किसके बीच में होता है? महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में होता है, ठीक है। अब इसके अनुसार यह व्यवस्था किया गया कि जो प्रांतीय विधानमंडल था, ठीक है, प्रांतीय विधानमंडल में जो दलित थे उनका जो सीट पहले 71 था, उनका जो संरक्षण 147 तक कर दिया। पहले 71 सीट था, अब 147 सीट में उनको संरक्षण प्रदान किया गया। साथ ही साथ जो केंद्रीय विधानमंडल था उसमें दलितों को 18% का रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है। उम्मीद है इतना समझ में आ गया। ये पूरा पूना समझौता के नाम से कहलाता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ था, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि जो नौसेना विद्रोह था, ठीक है, ये 18 से लेकर 23 फरवरी 1946 के समय हुआ था, ठीक है। 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह में हुआ ये था कि जो उस समय जो रॉयल इंडियन नेवी था, ठीक है, रॉयल इंडियन नेवी का जो एक HMIS तलवार था, ठीक है, HMIS तलवार, ठीक है, HMIS तलवार के जो नाविक थे, जिसमें लगभग 1100 लोग थे, ठीक है, 1100 लोग थे। ये लोग क्या करते हैं? ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्या करते हैं? हड़ताल कर देते हैं, क्योंकि इनके साथ नस्लवादी भेदभाव किया जा रहा था, ठीक है, नस्लवादी भेदभाव। जो अंग्रेज थे इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे, इन्हें ढंग से खाना नहीं मिल रहा था, खराब भोजन मिल रहा था। इन सबके प्रतिवाद में जो 1100 नाविक थे HMIS तलवार के, उन्होंने हड़ताल कर दिया और इसके बाद ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उन्होंने एक विद्रोह कर दिया, ठीक है। इस विद्रोह में बाद में सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों ने इन सबको समझाया कि भाई ये विद्रोह को बंद कर दिया जाए, तब जाके ये विद्रोह जो है शांत होता है। तो नौसेना विद्रोह आपको समझ में आएगा कि कब हुआ था? फरवरी 1946 में हुआ था। रॉयल इंडियन नेवी के जो HMIS तलवार के जो नाविक थे उन्होंने किया था। इसलिए नस्लवादी भेदभाव और खराब खाना उनको दिए जाने की वजह से ये सब हुआ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि शस्त्र अधिनियम, प्रथम दिल्ली दरबार और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट उपरोक्त घटनाओं में से किस वायसराय के काल में हुआ था? लॉर्ड लिटन के काल में, डफरिन के काल में, मेयो के कार्यकाल में, या फिर कर्जन? इसमें से कौन सा सही है? ये जो तीनों घटनाएं हैं वो लिटन के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है ना। लिटन का जो एक्चुअली कार्यकाल था वो 1876 से 1880 तक था, ठीक है। तो उन्होंने 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम लाया था, ठीक है। भारतीय शस्त्र अधिनियम कब लाया था? 1878 के अंदर। इस शस्त्र अधिनियम के तहत जो भारतीय थे उनको शस्त्र रखना मना था और शस्त्र का व्यापार करना भी मना था। जिसके पास लाइसेंस था बस वही कर सकता था और वही शस्त्र भी रख सकता था, ठीक है। ये 1878 में लाया गया था। प्रथम दिल्ली दरबार ये 1877 में हुआ था, ठीक है। एक्चुअली ये 1 जनवरी 1877 को प्रथम दिल्ली दरबार लगाया गया था। किसके काल में? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में लगाया था। इस दिन क्या हुआ था? जो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी उस समय, महारानी विक्टोरिया, मतलब वहाँ की सम्राज्ञी थी, प्रधानमंत्री नहीं कहेंगे, ठीक है, महारानी विक्टोरिया, ठीक है। महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी घोषित किया गया और उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दिया गया, कैसरे हिंद की उपाधि दिया गया था प्रथम दिल्ली दरबार के अंदर में, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम जो है 1878 में आया था, ठीक है, 1878 में। इसमें क्या किया गया था कि जो भारतीय प्रेस के मतलब भारतीय प्रेस दाता थे, जो मतलब जो न्यूज़पेपर हुआ करते, समाचार पत्र होता था, ठीक है, जो देसी समाचार पत्र होता, उनके ऊपर एक कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है, कि वो क्या छाप रहे हैं और कौन उस पेपर में वो उस क्या बोलते हैं उसको प्रकाशित कर रहा है, जो उसमें लिखा जा रहा है इन्फॉर्मेशन को किसके द्वारा लाया गया, इस सबको उसमें बताना जरूरी था, ठीक है। इसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहते हैं, जो कि 1878 में आया था, ठीक है, जो कि भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध था, ठीक है। तो ये भी लिटन के कार्यकाल में हुआ था। एक मजेदार बात यह है कि क्योंकि ये भारतीय जो देसी भाषा के जो समाचार पत्र थे उसके ऊपर ये लाया गया था। तो शिशिर कुमार घोष का नाम आपने सुना होगा, शिशिर कुमार घोष। इनका एक बांग्ला में एक पत्र था, समाचार पत्र था, जिसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। ये कलकत्ता में उन्होंने शुरू किया था। 1868 में इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। ये बांग्ला में था। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम जब 1878 में आया तो रातों रात ये इंग्लिश समाचार पत्र में कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है। इतना चीज़ को आपको याद रखना है। और लॉर्ड डफरिन के बारे में तो जानते हैं आप। लॉर्ड डफरिन के समय ही 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो पहले भी हमने देखा। लॉर्ड कर्जन के समय, ये तो 1905 के आसपास इनका कार्यकाल है। तो लॉर्ड कर्जन के समय एक्चुअली जो लॉर्ड कर्जन थे ये सबसे अलोकप्रिय वायसराय थे, ठीक है, याद रखना चाहिए सबसे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे भयावह कार्य किया। इसलिए जो लॉर्ड कर्जन था इसको अलोकप्रिय वायसराय की उपाधि दिया था। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उन्होंने तो इसको आधुनिक भारत का औरंगजेब तक कह दिया था, ठीक है, याद रखना आपको, आधुनिक भारत का औरंगजेब। जो बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन 1905 के अंदर, वो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक अधिनियम लाया गया था, ठीक है, प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904 ईस्वी में लाया गया था। एक बार सीजीपीएससी में शायद ये क्वेश्चन भी पूछा था कि भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन के समय ही भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया गया था 1900, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में उनको पता है कि 1872 में भारत में सबसे पहले
ठीक है, पहली बार जनगणना हुई थी, ठीक है, 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुआ था, जनगणना, ठीक है। और लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में और क्या क्या हुआ था वो मैं यहाँ पे कहाँ लिखा जाए, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। पहली बार एक कृषि विभाग का गठन किया गया था, कृषि विभाग का गठन, साथ ही साथ सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का स्थापना किया गया था, सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का स्थापना किया गया था, ठीक है। उम्मीद है इतना फैक्ट आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी, ठीक है। कि हमको पता है कि नेहरू रिपोर्ट कब आया था, 1928 के आसपास आया, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट जो है उस सन 1928 में आया था, ठीक है। देखिए, जब भारत में साइमन कमीशन 1927 के आसपास बना था और 1927 में भारत के मतलब साइमन कमीशन जब बना था, तो साइमन कमीशन के बनते समय जो भारत के सचिव थे, ठीक है, जो इंग्लैंड में भारत के सचिव थे जिसका नाम था लॉर्ड बर्केनहेड, ठीक है। उन्होंने भारतीयों से कहा कि एक ऐसी मतलब भारतीयों के समय एक चुनौती रखी कि आप लोग एक ऐसा संविधान बनाकर दो जो सभी भारतीयों को मान्य, ठीक है। एक संविधान बनाने की बात है कि आप लोग मिलकर एक संविधान बना के हमको दिखाओ जो सभी को मान्य और सबके लिए भले की बात करती हो, ठीक है। तब 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यों का एक समिति बनाया गया, ठीक है। 8 सदस्यों का एक समिति बनाया गया जिसमें तेज बहादुर सप्रू थे, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। और इसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे, सुभाष चंद्र बोस जी भी थे, ठीक है, इत्यादि और 8 नेता टोटल थे, ठीक है। और इन्होंने अगस्त 1928 में रिपोर्ट सौंपा, ठीक है। अगस्त 1928 में इस नेहरू रिपोर्ट को सौंपा, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट आया, कब आया था, अगस्त 1928 में। इस नेहरू रिपोर्ट के अनुसार जो इन्होंने मांग किया था डोमिनियन दर्जा, ठीक है। डोमिनियन दर्जा का मतलब क्या होता है, एक डोमिनियन स्टेट की इन्होंने मांग किया था कि मतलब क्या कि ब्रिटिश सरकार तो रहेगा, उस ब्रिटिश सरकार के अंदर ही हमको खुद के शासन के लिए अनुमति दे दी जाए, स्वशासन की मांग इन्होंने किया था, ठीक है। डोमिनियन दर्जा का मतलब ये होता है। दूसरा, तो ये बिल का पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, पृथक निर्वाचक मंडल, ये गलत है, ठीक है। उन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल की बात नहीं किया था, ठीक है। तीसरा, एकात्मक और लोकतंत्रीय केंद्र, ये भी सही है। और चौथा, व्यस्त मताधिकार। तो पहले ए, सी और डी बिल्कुल सही है। जो पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई ये बिल्कुल गलत है। तो बी जो ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है, कि पृथक निर्वाचक मंडल की अनुशंसा नहीं की गई थी नेहरू रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। अब देखिए, जो नेहरू रिपोर्ट आया उस नेहरू रिपोर्ट में ये डोमिनियन दर्जा की बात की गई थी, ठीक है। तो इसकी वजह से जो युवा नेता थे जैसे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने कहा कि हमें डोमिनियन का दर्जा नहीं चाहिए, ठीक है। इन्होंने कहा जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, ठीक है। इन्होंने कहा कि हमें डोमिनियन दर्जा क्यों चाहिए, हमको डोमिनियन दर्जा नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज की मांग चाहिए, मतलब पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है, इन्होंने कहा। और इसी के बाद उन्होंने क्या किया, ऑल इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया था, ऑल इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना इन्होंने किया था, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है एनी बेसेंट के बारे में, ठीक है। पहला, होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। दूसरा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। तीसरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष बनी थी। देखते हैं कि इसमें पहला, दूसरा, तीसरा में से कौन कौन सही है, ठीक है। तो पहला जो है होम रूल लीग आंदोलन का प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, बिल्कुल सही। 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों ने होम रूल आंदोलन चलाया था, ठीक है। तो मद्रास के इलाके में, मद्रास के क्षेत्र में होम रूल आंदोलन का जो नेतृत्व एनी बेसेंट ने किया था, ठीक है। और जो पुणे का इलाका था, पुणे साइड, उनमें तिलक जी ने किया था, ठीक है। स्थापना 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुआ था, ठीक है। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, ये दूसरा गलत है, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो संस्थापक थे उनका नाम था मैडम हेलेना ब्लावत्स्की। यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, मैडम हेलेना ब्लावत्स्की। इन्होंने क्या किया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था, ठीक है। 1800 ये इसका जो स्थापना हुआ था 1875 में हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम हेलेना ब्लावत्स्की ने 1875 में किया था। इसके बाद 1882 ईस्वी में, ठीक है, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी था इसका 1882 ईस्वी में, ठीक है, जो मद्रास का अड्यार क्षेत्र था, मद्रास के अड्यार, ठीक है, यहाँ पर इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय की स्थापना किया गया, ठीक है। और जो एनी बेसेंट थी 1889 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। इसके बाद इनको क्या किया गया, 1893 में इनको भारत भेजा गया, ठीक है, इनको भारत भेजा गया। कहाँ, तो ये मद्रास का जो अड्यार क्षेत्र में था वहाँ पर इनको उसका हेड बनाकर भेजा गया, उनका कार्यभार दिया गया, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो यहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका ये नहीं थी, ठीक है। इनकी संस्थापिका मैडम हेलेना ब्लावत्स्की थी, जो 1875 में इसकी स्थापना हुई। तीसरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष रही, ये भी तीसरा भी बिल्कुल सही है। जैसे 1916 में जब इन्होंने होम रूल चलाया, तो होम रूल आंदोलन में इनकी सफलता होने के बाद जो कांग्रेस के नेतागण थे उन्होंने 1917 ईस्वी में, ठीक है, 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनाई गई, जो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। समझ में आया होगा क्या बता रहा हूँ, कि 1917 में एनी बेसेंट को
कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा, पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना। इसको हमको सही सीक्वेंस में अरेंज करना है डेट के अकॉर्डिंग। तो अभी हमने पीछे देखा था कि नेहरू रिपोर्ट कब आया था, ये 1928 में आया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ठीक है, 1931 में, अगर डेट याद रखना तो रख सकते हैं 5 मार्च 1931। कई किताबों में 4 मार्च भी देखने को मिलता है। ठीक है, गांधी इरविन समझौता को हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, दिल्ली समझौता। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जब 1930 में चल रहा था, उसके बाद ये दिल्ली समझौता चलाया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के अंदर चलाया गया। इसके बाद भगत सिंह को फांसी दिया गया था 1931 में। ठीक है, ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हमको इसको अरेंज कर लेना है उनके कालक्रम के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो नेहरू रिपोर्ट 1928। ठीक है, तो सबसे पहले हमको नेहरू रिपोर्ट लेना पड़ेगा। तो ये तो ऐसी ऑप्शन गलत हो गया। नेहरू रिपोर्ट 1928 के बाद फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो 1-4, फिर गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को तीसरा होगा। और जो भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी वो 23 मार्च 1931 को दिया गया था। 23 मार्च को इसीलिए शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है, शहादत दिवस। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा 1 4 2 सॉरी 1 3 सॉरी 1 4 3 2 ना, नहीं 1 3 2 4 1 3 2 4 ये वाला आंसर सही है इसका, 1 3 2 4। सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट 1928, इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, फिर गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 और भगत सिंह को फांसी जो हो गया 23 मार्च 1931। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमको ये देखना है कि भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया। इनके साथ साथ भगत सिंह के साथ साथ राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी दी गई थी, राजगुरु प्लस सुखदेव को। ठीक है, क्यों फांसी दिया गया था, जैसे कि हमको पता है कि 17 दिसंबर 1928, ठीक है 17 दिसंबर 1928 को जो अमृतसर का जो लाहौर का जो पुलिस कप्तान था, ठीक है, लाहौर का जो पुलिस कप्तान था जिसका नाम था सैंडर्स। ठीक है, सैंडर्स। ठीक है, सैंडर्स की इन्होंने हत्या कर दिया भगत सिंह ने। ठीक है, बाद में अगर देखोगे तो फिर 8 अप्रैल 1929 को जो दिल्ली का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, इसमें उन्होंने बम फेंक दिया था। तो इन्हीं सभी की वजह, इसके में जो साथ देने वाले बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, ये सब थे। तो इन सब मेनली का क्या कि सैंडर्स का हत्या, इन सब की वजह से भगत सिंह से उनको फांसी दे दी गई थी। तो फांसी कब दिया गया, 23 मार्च 1931 ईस्वी को उनको फांसी दे दिया गया था। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है ना, 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम जो था, भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है, इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो उस समय जो मार्ले थे वो ब्रिटेन में भारत के सचिव थे। ठीक है, ब्रिटेन में भारत के सचिव थे और जो मिंटो थे उस समय भारत के वायसराय थे। ठीक है, इसलिए इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें पृथक निर्वाचन का बात किया गया था। ठीक है, इसमें क्या किया गया था, पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की बात किया गया था, या फिर पृथक की जगह सांप्रदायिक निर्वाचक ज़्यादा बेटर रहेगा, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल। ठीक है, इसकी स्थापना किया गया था इस अधिनियम के तहत, कि मतलब अलग अलग जो संप्रदाय के लोग हैं उनका निर्वाचक मंडल भी अलग अलग हो गया था होगा। ठीक है, यहाँ जो लॉर्ड मिंटो है इनको सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कहा जाता है। ठीक है, जो लॉर्ड मिंटो है यहाँ पे, ठीक है, ये लॉर्ड मार्ले और ये लॉर्ड मिंटो। ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक कहा जाता है, इतना चीज याद रखना है। अब देखिए इसमें इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय परिषदों में चुने गए सदस्यों की संख्या कम करने से हमको गलत को पहचानना है। ठीक है ना, तो जो पहला वाला है यही गलत है। ठीक है, इसमें पृथक निर्वाचन व्यवस्था किया गया था, बिल्कुल सही है। सी, परिषदों के लिए अधिकांश सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे, भी सही है। तीसरा, यह एक नरमपंथी राष्ट्रवादियों को खुश करने हेतु लाया गया था, ये भी सही है। ठीक है, तो जो इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर जो चीज़ नहीं लाया गया था वो ये ए है। ठीक है, इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं की गई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। बाकी आपके 1909 के अधिनियम के बारे में आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 50 की ओर बढ़ते हैं और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारतीय सचिव का पद निम्न में से किसके द्वारा, मतलब कौन से अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, हमको पता करना है भारतीय सचिव का पद। ठीक है, तो हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब आया था तो इसमें पहला काम क्या किया गया था कि जो पहले बंगाल का गवर्नर होता था, ठीक है, बंगाल का गवर्नर, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल कह दिया गया था। ठीक है, इस प्रकार जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर और पहला गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स था। और क्या किया गया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था और इसके जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे
सर एलिजा इम्पे को बनाया गया था। एलिजा इम्पे को इसका मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। ठीक है, इसमें अगर और देखोगे तो जो कलकत्ता का प्रेसिडेंसी था, ठीक है, कलकत्ता का जो प्रेसिडेंसी था इसके अंदर बॉम्बे का और मद्रास का, ये दोनों प्रेसिडेंसियों को भी कलकत्ता के प्रेसिडेंसी के अंदर ही डाल दिया गया था। ये है बॉम्बे। ठीक है, चलिए 1853 का जो चार्टर अधिनियम आया था, ठीक है, इसमें क्या किया गया था 1853 के अंदर कि जो कंपनी में जो महत्वपूर्ण पद हुआ करते थे उसके लिए ना प्रतियोगी परीक्षा की व्यवधान किया गया। प्रतियोगी परीक्षा, महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए प्रतियोगी परीक्षा, जो भारतीय थे उनको भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने की शुरुआत किया गया। पहली बार सिविल सेवाओं में शामिल किया गया था भारतीयों को, सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल किया गया था पहली बार 1853 के अंदर। 1858 का भारत शासन अधिनियम, जैसे इससे जस्ट पहले ही 1857 की क्रांति हुई होगी। ठीक है, तो जो ब्रिटिश सरकार थी जो 1857 की क्रांति में हालांकि इसको कंट्रोल तो कर ली थी, लेकिन जो वहाँ के जो ब्रिटेन के महारानी हुआ करती थी, ठीक है ना, तो उनको ये लगा कि ये भारत में अब संभाल नहीं पा रहे। ठीक है, इसलिए जो कंपनी के अधीन जो शासन था उसको वापस छीन के क्राउन के हाथ में ला दिया गया। और उसके बाद 1857 के बाद 1858 में क्राउन का शासन आ गया। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वहाँ से उनकी जो शासन थी, प्रशासन को उसको छीन लिया गया और क्राउन के अधीन चला गया कि अब जो भी शासन चलाया जाएगा वो ब्रिटिश जो राजा होगा या जो क्वीन होगी उसके हिसाब से चलाया जाएगा। इसलिए क्या कर दिया गया कि जो अभी तक भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसका नाम बदल के भारत का वायसराय रख दिया गया। वायसराय का मतलब ही होता है क्या कि जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन, जो ब्रिटिश क्राउन का भारत में नेतृत्व करेगा, हर कोई जो डिसीजन यहाँ पे लिया जाएगा उसको यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन को बताया जाएगा, इसीलिए वायसराय को नियुक्त किया गया। ठीक है, तो भारत के पहले वायसराय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद। ठीक है, अब है 1861 का। 1861 का भारत, अच्छा एक चीज़ और कि ये जो 1858 का भारत शासन अधिनियम था ये 1857 क्रांति के बाद आया था। तो यहाँ पे वायसराय का पद को यहाँ पे सृजित किया गया, जो किसके प्रति उत्तरदायी होती थी, ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी थी। साथ ही साथ 1858 का जो शासन अधिनियम आया था इससे पहले दो तरह के नियंत्रण बोर्ड होते थे। एक का नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक, और दूसरा होता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया और साथ ही साथ ब्रिटेन में भारत का राज्य सचिव का पद घोषित किया गया। ठीक है, भारत का राज्य सचिव का पद का सृजन किया गया। तो इस प्रकार जिसका हमारा आंसर होगा 1858 का भारत शासन अधिनियम होगा। ठीक है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम में क्या था कि भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। यहाँ पे लिख देता हूँ, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत किया गया। यहाँ पे जो लॉर्ड कैनिंग था उसके द्वारा ना विभागीय प्रणाली की भी शुरुआत की गई, विभागीय प्रणाली की शुरुआत किया गया। ठीक है, तब 1861 के भारत शासन अधिनियम में। एक चीज़ अगर और याद रखना है तो रख सकते हैं कि 1833 का जो अधिनियम आया था उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल जो था ना, बंगाल का गवर्नर जनरल, उसको ना भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, मतलब क्या क्या समझे यहाँ पे, अगर इस बात को ध्यान रखना है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से पहले बंगाल का गवर्नर होता था, जो कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है, इसके बाद जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो 1833 के अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल बन गया, और जो कि 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको भारत का वायसराय कह दिया गया। ठीक है, उम्मीद है इतना सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद होता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ठीक है, चलिए।